चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हमने डीएनए के बारे में देखा था। वहां पर एक छोटी सी अपने से गलती हो गई थी, उसको करेक्ट करते हैं जरा। देखो जब हम लोग बात कर रहे थे डीएनए, या अपन लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, याद है? तो अपन ने क्या देखा था, न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते थे। पहला कंपोनेंट कौन सा है बेटा, पेंटोज शुगर, याद है? पेंटोज शुगर में 2 तरह की शुगर थी, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो किसमें पाई जाती थी, डीएनए में। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए होता है। और दूसरी थी राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर किसमें होती थी बेटा, आरएनए में होती थी, याद है? सेकेंड कंपोनेंट अपन ने बात की थी किसके बारे में, नाइट्रोजिनस, हाँ, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। और नाइट्रोजिनस बेस में अपन ने देखा था कि 2 तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स और, हाँ, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, याद है? देखो प्यूरिन्स अपन ने देखा था 2 तरह के होते थे, एडेनिन, हाँ, एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि पायरिमिडीन 3 तरह के होते थे, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, याद है? थाइमिन का दूसरा नाम क्या था, 5 मिथाइल यूरेसिल, याद है ना? ये मैं पिछले जरा सा रिवाइज करा रहा हूं ताकि थोड़ी सी आपको हेल्प मिले बच्चों, है ना? यूरेसिल पाया जाता था आरएनए में पाया जाता है, जबकि थाइमिन पाया जाता है किसमें, डीएनए में। 2 कंपोनेंट हो गए न्यूक्लिक एसिड के। तीसरा कंपोनेंट क्या था, फॉस्फेट, हाँ, फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम लोग बोल रहे थे PO4 3 नेगेटिव, और इसको आप लोग S3PO4 भी बोल सकते हो। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, आपका जो पेंटोज शुगर थी, पेंटोज शुगर थी आपकी, वो पेंटोज शुगर कंबाइन हो रही थी किससे, पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन, पेंटोज शुगर का ऐसे लिखते हैं C1, फर्स्ट कार्बन जो है पेंटोज शुगर का, वो बाइंड हो रहा था किसके साथ, नाइट्रोजिनस बेस के साथ। इस लिंकेज को क्या बोलते थे, एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद है? देखो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। हमने गलती से वहां क्या बोल दिया था, फॉस्फेट और शुगर को न्यूक्लियोसाइड बोल दिया था, है ना? वो अपन से गलती हो गई थी, तो अपन उसी को करेक्ट कर रहे हैं ना। और पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना? कौन सी लिंकेज से, फॉस्फो एस्टर, डाइएस्टर नहीं, फॉस्फो है ना, PHO एस्टर, फॉस्फो एस्टर लिंकेज से। यही गलती करोगे बेटा, है ना? यही पे गलती होगी। और अब ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस, ये पूरा का पूरा ऐसे बनाते हैं, ये पूरा का पूरा मिलकर के क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। बोलो पता चला? अब देखो एक चीज और जो मुझे आपको बतानी है, पहले भी मैं बता चुका हूं, जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन, ये रहा देखो 5th कार्बन, है ना? 5th कार्बन, 5th कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, हाँ, कौन जुड़ा है, फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है 5th कार्बन पे। तो 5th कार्बन, अच्छा 3rd कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो ये कौन सा कार्बन है, 3rd कार्बन। इतना पता पड़ रहा है? तो न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। याद है ना, हमने ऐसे शुगर बनाई थी बेटा, है ना? याद है? देखो ये पेंटोज शुगर है, ये 5th कार्बन था CH2, और यहाँ पे O, P डबल बॉन्ड O, OH ऐसे जुड़ा हुआ था। ये 5th कार्बन था, ये 1st कार्बन था, जिस 1st कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, ये 1st कार्बन था। ये 2nd कार्बन था,
जहां पे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, है ना, इसलिए क्या बोला, डीऑक्सी राइबोस शुगर, क्योंकि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं था। थर्ड कार्बन का OH देखो ये रहा, तो ये रहा थर्ड कार्बन, इसका OH फ्री है, ये फोर्थ कार्बन और फिफ्थ से फॉस्फेट जुड़ा है। अब हो गया क्लियर स्ट्रक्चर। अब देखो ये वाला ये वाला थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन किससे जुड़ा होगा, फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ वाले फॉस्फोरस से, और फिर से ये वाला थर्ड पार्ट, और ये फिर से किससे जुड़ा हुआ है, फिफ्थ वाले पार्ट से, देन फिर थर्ड पार्ट, यानी थर्ड OH वाला ग्रुप जो है कार्बन का, यानी थर्ड कार्बन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, फिर से फॉस्फोरस से, है ना, फिफ्थ कार्बन के फॉस्फोरस से। और न्यूक्लियोटाइड के बीच की लिंकेज को क्या बोलते थे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, है ना। तो बेटा लिंकेज बहुत जरूरी है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था मैंने वही रिवाइज कराया। कल अपने से गलती हो गई थी, अपन से क्या गलती हुई थी कि अपन ने फॉस्फोरस और पेंटोस शुगर को न्यूक्लियोसाइड बोल दिया था, लेकिन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड है, और तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड है। तो सबसे पहले तो इस गलती को अपन ने सुधार लिया, ये बात क्लियर हुई। चलो अब कुछ बातें और, जैसे कुछ फीचर्स ऑफ डीएनए, कुछ साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, वो अपने को पढ़ने। तो देखो इसको मिटा दूं, ये बात समझ आई। चलो देखो इसको मिटाते हैं क्या। अच्छा आपको ये बात पता है ना, प्यूरीन जो है वो डबल रिंग होती है, याद है, और पायरिमिडीन सिंगल रिंग। प्यूरीन की रिंग में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, 9, है ना, और पायरिमिडीन की रिंग में कितने मेंबर, 6। जरा बताओ पायरिमिडीन की जो रिंग है उसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन होता है, प्यूरीन में फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और 9th में, याद है ये बातें। चलो अब साइलेंट फीचर की, है ना, या ऐसे लिख देते हैं, फीचर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। चलो बताओ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर क्या होगा कि डीएनए किसका बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर। भाई क्या कर रहे हो, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट, डीएनए जो होता है इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसका बना हुआ है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। वेयर बैकबोन देखो हम एनसीईआरटी की चीजें ही लिख रहे हैं। वेयर बैकबोन इज कंसिस्ट लिख लेते हैं कंस्टिट्यूएंट की जगह, कंसिस्ट ऑफ शुगर फॉस्फेट where backbone is consist of sugar phosphate and bases project inside, ठीक है। यानी ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की बैकबोन कौन है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजनस बेस क्या है उसके अंदर है, पता चल रहा है। सेकंड देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरे कलर से लिखे। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड। सेकंड, द बेसिस इन 2 strands are paired, है ना, through हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स, है ना, ये लिखा है। और देखो डीएनए की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 80
और GC। AT के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और GC के बीच में हमेशा 3। A जो है वो T से ही बॉन्ड बनाएगा और G जो है वो C से ही, या C जो है वो G से ही बॉन्ड बनाएगा और T हमेशा A से ही। देखो A वाले प्यूरिन्स है और T वाले पायरिमिडीन्स, दिख रहा है? G वाले प्यूरिन्स है और C वाले पायरिमिडीन्स, बोलो दिख रहा है? पता चला? इसका मतलब नाइट्रोजन बेस जब भी बनते हैं तो प्यूरिन के सामने कौन आएगा? हमेशा पायरिमिडीन आएगा। क्यों प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन आ रहा है? ताकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। देखो मानो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक जगह तो पायरिमिडीन आ गए, यानी एक एक रिंग आ गई। देखो एक एक रिंग आ गई और इन रिंग के बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। एक जगह आ गया प्यूरिन्स, अगर प्यूरिन्स आए तो रिंग क्या हो जाएगी? 2 रिंग हो गई, याद करो 2 रिंग हो गई। और यहां पे भी ऐसे बना दो, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखो 2 रिंग आ गई और अब ऐसे फिर पतला, तो ऐसे तो डीएनए क्या होगा? मोटा पतला बनता रहेगा। ऐसे थोड़ी होता है डीएनए, है ना? डीएनए की लेंथ तो बराबर, मतलब थिकनेस बराबर रहेगी ना। तो इसलिए प्यूरिन्स के साथ क्या कहा? पायरिमिडीन, यानी एक प्यूरिन क्या आया? प्यूरिन आए 2 रिंग और पायरिमिडीन आया 1 रिंग, है ना? और अब यहां पे जब बॉन्ड बनेंगे तो अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, अब यहां पर मोटाई हर जगह क्या रहेगी? बराबर रहेगी। बोलो यही पॉइंट था, शाबाश। तो सेकंड पॉइंट समझ आया। चलो थर्ड पॉइंट है हमारा, द 2 चेन्स हैव एंटीपोलर पोलैरिटी, है ना? तो द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका क्या मतलब है? देखो डीएनए, एक डीएनए ये रहा, है ना? डीएनए का एक पार्ट ये रहा, एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड देखो ये रहा। अगर एक स्ट्रैंड पर ये 3 डैश है, 3 डैश मतलब 3 प्राइम, यानी थर्ड वाला पार्ट अभी बनाया था ना डीएनए का स्ट्रक्चर, तो थर्ड और फिफ्थ पे बॉन्ड बन रहे थे। तो एक अगर थर्ड पार्ट है तो दूसरा क्या होगा? फिफ्थ पार्ट। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा ना, जो थर्ड से बना रहा होगा, वो फिफ्थ पार्ट होगा और ये वाला थर्ड पार्ट होगा। यानी दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। पता चला? फिर ऐसे बनाओगी, ऐसे, फिर अच्छा ऐसे कह रही हो, ऐसे? अबे तो एक ही बात है ना, लेटा के बना दो या खड़े करके? कोई बात नहीं। चलो इतनी बात समझ आई। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा? फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है द टू चेन्स आर coiled in right handed फैशन। जो 2 चेन्स हैं वो क्या हो रही है? कॉइल हो रही है राइट हैंडेड फैशन में। कैसे? देखो ध्यान से, यहां पर हम बना रहे हैं डीएनए, ठीक है? थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ऐसे बनाया, ये बन गया एक डीएनए की एक चेन। दूसरी चेन बनाए, देखो दूसरी चेन बना रहे। दूसरी चेन क्या होगी? ये यहां से ऐसे पास हो रही है ना, इस तरह से। अब यार इतना परफेक्ट नहीं बना पाएंगे जितना एनसीईआरटी में बना है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ने ट्राई किया बनाने के लिए, है ना? तो थोड़ा सा आप भी समझो कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना? एकदम एक्यूरेट तो अपन खैर नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो अपन लोग ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ हद तक देखो ये अपन लोगों ने ट्राई किया है ना, इस तरह से। जब इस तरह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉइल होते हैं ना, तो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होते हैं, यानी ऐसे चलते हैं। राइट हैंडेड का मतलब सीधे हाथ की तरफ ऐसे, है ना, सीधी साइड में, यानी वो ऐसे कॉइल हो रहे होते हैं, इस तरह से कॉइल हो रहे होते
है ना, और दूसरा जो है वो भी इस तरह से कॉइल हो रहा होता है, इसके साथ इस तरह से कॉइल हो रहा होता है, ठीक है। तो यही राइट हैंडेड फैशन होता है। इतनी बात समझ आई। अब एक चीज और देखो, डीएनए के बीच में जुड़े हुए हैं आपके नाइट्रोजिनस बेस। कौन जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजिनस बेस। ए के साथ टी, जी के साथ सी, दिख रहा है? तो ये जो दो डीएनए है, देखो यहां पर ए डबल बॉन्ड टी, यहां पर जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर ए डबल बॉन्ड टी, फिर जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरह से जोड़ दें। तो हर एक जो बेस पेयर है उसके बीच में मैंने आपको बताया था कितना गैप होता है, 0.34 नैनोमीटर। और रफली एक कॉइल में यानी एक राउंड में रफली 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर है। अब इस पूरे पार्ट को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इस पूरे पार्ट को? पिच। तो एक पिच में कितने आए? 10 बेस पेयर। इसका मतलब अगर मैं इतने पार्ट की लेंथ की बात बोलूं तो इतने पार्ट की लेंथ क्या होगी? दो के बीच में गैप कितना है? 0.34 नैनोमीटर, और 10 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 10 बेस पेयर है, तो एक पिच की लेंथ कितनी आई? 3.4 नैनोमीटर। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एग्जामिनर चालाक है, वो लिख देगा 0.34 या 0.34 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। या और चालाक है तो क्या लिख देगा? 34 एंगस्ट्रॉम। तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। हाँ बोलो, कौन सा? ये वाला ना, नैनोमीटर है ना, तो नैनोमीटर का मतलब 9 है ना, और 10 के और -9, 9 कैसे आ जाएगा? 80 तो सही तो है, इंटू 10 हो गया ना बेटा, इंटू 10 हो गया ना, तो -8 हो गया ना, पता चला? चलो, तो ये कुछ फीचर्स थे, 4 ही दिए एनसीईआरटी में। देखो, देखते हैं। 4 फीचर्स दिए हुए, नहीं 5 दिए हुए हैं बेटा, है ना। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड confers the stability of helical structure। कुछ भी नहीं है। क्या बोला है? एक बेस पेयर का पेयर क्या है? वो दूसरे के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो मेन कौन से है? ये 4 है, चारों मेन हो गए। 5वां भी लिखी दे, चलो तो 5th लिख देते हैं। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है? 5th पॉइंट बोल रहा है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर। जब भी बेस पेयर बोलेंगे तो 80 या जीसी हमेशा साथ में आएंगे बेटा, है ना। स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, this in addition to hydrogen bond confers stability of the helical structure स्ट्रक्चर। क्या हुआ इसका मतलब? क्या हुआ इस लाइन का मतलब? ये हमने लिखा द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, यानी एक के नीचे क्या आ रहा है? दूसरा बेस पेयर आ रहा है, तो ए के नीचे जी आ रहा है, टी के नीचे सी आ रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से तो स्टेबिलिटी डीएनए में है ही, लेकिन उसके साथ साथ बेस पेयर भी एक प्रॉपर मैनर में एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो रहे हैं ना, उससे स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है डीएनए की। पता चला? तो ये क्या है इसका मतलब है। तो ये क्या थे? चारों के चारों, पांचों के पांचों फीचर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, आगे बढ़े। नोट आप लोग कर ही लेना आराम से, ठीक है। देखो, यहीं पर जब डीएनए के बारे में बताया गया तो साइंटिस्ट थे क्रिक साइंटिस्ट ने एक टर्म दी, सेंट्रल डोगमा। एक
साइंटिस्ट थे क्रिक, जिन्होंने एक टर्म दी, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल डोगमा। क्या होता है सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा बोलता है आपका कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसका मतलब एट द एंड डीएनए क्या बना रहा है हमारी बॉडी में? प्रोटीन बना रहा है ना। और डीएनए क्या था? जीन प्रोटीन बनाती थी, और वो प्रोटीन ही क्या करते थे? याद करो, मेंडल हमारे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते थे, याद है? हाँ। अब डीएनए खुद के साथ, डीएनए से डीएनए भी बनता है, और डीएनए से डीएनए को बनने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिनके अंदर एमआरएनए यानी आरएनए, तो वो क्या करते हैं? वो आरएनए से डीएनए बना देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बोलो पता चला? तो यही क्या है? सेंट्रल डोगमा, जो हमें किस चीज के बारे में बता रहा है कि डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए। किसके थ्रू बन रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, जो किसके थ्रू बन रहा है? ट्रांसलेशन के। और डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, और एमआरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी को अपन लोग अभी आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। यानी अपने को ट्रांसक्रिप्शन भी डिटेल में पढ़ना है, रेप्लिकेशन भी डिटेल में पढ़ना है, और ट्रांसलेशन भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो अब इसको मिटाएं, जरा आगे बढ़े। अब देखो कुछ बात करते हैं अपन लोग आगे, है ना। जब अपन लोग डीएनए पढ़ रहे हैं, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यार एक बात और सुनो, मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको डीएनए के एक स्ट्रैंड के बारे में पता है, तो आप दूसरा बना सकते हो। कैसे? मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरा एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसपे ए लगा है, कभी जी लगा है, यहाँ पे सी लगा है, यहाँ पे टी लगा है, यहाँ पे ए लगा है, यहाँ सी लगा है, दिख रहा है? तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, पहली बात तो ये वाला पार्ट उसका 5 प्राइम होगा और ये वाला 3 प्राइम। और ए के सामने हमेशा कौन आता है? टी। जी के सामने हमेशा कौन आता है? सी। सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने और सी के सामने जी, है ना। ए टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल, जी सी के ट्रिपल, ए और टी में डबल, ए और टी में डबल, और जी और सी में ट्रिपल। तो अगर आपको एक स्ट्रैंड के कोड्स पता है, तो आप दूसरे स्ट्रैंड के कोड्स को लिख सकते हो, पता चला। और यही होता है रेप्लिकेशन में, यही होता है ना। जो डीएनए है, जब वो रेप्लिकेट होता है, 1 से 2 बनते हैं, तो वहां पर यही होता है, ठीक है। तो इसको ही पढ़ेंगे डिटेल में, कि यहां तक आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मिटा दूंगा सारा। चलो देखो, हम बात कर रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, है ना। तो देखना चालू है, वेरी गुड। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हम डीएनए की पैकेजिंग कर रहे हैं। यार ऑब्वियस सी बात है, डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। डीएनए की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है, वो कितनी होती है? 2.244 मीटर, याद है? कल ही बताया था। जबकि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आ जाएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ेगी। अब डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है? अगर हम बात करें, देखो इन प्रोकैरियोट्स, अगर हम बात करें इन प्रोकैरियोट्स,
एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूं। नेचर ऑफ डीएनए क्या होता है? नेचर ऑफ डीएनए क्या होता है? नेचर ऑफ डीएनए होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो डीएनए का एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ये आपसे पूछा जाएगा, ये पता होना चाहिए। अब होता क्या है, देखो, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट के पास नॉट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ये बात पता चली। लेकिन डीएनए तो होता है, डीएनए तो होता है। तो अब नॉर्मली अगर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, देखो एक सेल थी, ये एक सेल है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, है ना। तो अब इसके अंदर भी डीएनए है, और डीएनए हर जगह किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है डीएनए, ठीक है। अब जब इस डीएनए को बाइंड करते हैं ना, तो होता क्या है, देखो ये कुछ आपका क्रोमैटिन है, ये क्या है? क्रोमैटिन, यानी आपका डीएनए। नॉर्मली क्रोमैटिन नहीं, आप अभी इसको डीएनए बोलो, है ना, क्रोमैटिन इससे बनाएंगे अभी। ये आपका डीएनए है, दिख रहा है। कुछ बेसिक प्रोटीन्स आते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन्स आते हैं। ये क्या है? ये बेसिक प्रोटीन्स है। ये क्या है? बेसिक प्रोटीन्स। और इन बेसिक प्रोटीन्स में क्या होता है? डीएनए रैप होता जाता है। दैट मीन्स देखो, ये रहा एक बेसिक प्रोटीन, ये रहा एक बेसिक प्रोटीन। तो डीएनए आएगा और डीएनए आगे क्या करेगा? यहां पर इसके चारों तरफ ऐसे आके रैप होता जाएगा, है ना। ये जो बेसिक प्रोटीन है, इनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इनको? बेसिक प्रोटीन को न्यूक्लियोइड। तो ये बेसिक प्रोटीन क्या, देखो चालू है, बेसिक प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। किस में बोल रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में बोल रहे हैं। यूकैरियोट में कौन आएगा? हिस्टोन प्रोटीन्स आएंगे, पता चला। अब जैसे ये बाइंड हो रहे हैं, तो अब ये बाइंड हो गए, ठीक है। सेम इसी तरह बाइंडिंग किसमें होगी? अगर मैं बात करूं इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स के पास क्या होता है? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, हाँ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मुझे बताओ, एक सेल के अंदर डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, बस न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस में ही होता है। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, इनमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो देखो, यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, वो बस आपको थोड़ा सा एडिशनल बता रहा था। अब होगा क्या, यहां पे भी सेल है, सेल के अंदर आपका देखो ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए, कौन है ये? डीएनए। ये 2.244 मीटर है, आप 2.2 मीटर बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है। अब यहां पे भी बेसिक प्रोटीन्स आते हैं, है ना। देखो एसिडिक डीएनए यानी नेगेटिव चार्ज है, डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। जबकि ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे चार्ज होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पता चल रहा है। अब देखो क्या होगा, देखो हिस्टोन प्रोटीन्स को मैं यहां बना दूं, रेड से बना देते हैं। देखो ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन बोल दिया गलती से। ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये वाले नॉन हिस्टोन थे जिनको न्यूक्लियोइड बोला। अब हिस्टोन प्रोटीन के पास क्या होगा? आपका डीएनए आएगा और ऐसे आके रैप होगा, फिर डीएनए आया और रैप हुआ, डीएनए आया और रैप हुआ, और ये क्या बना दिया? क्रोमैटिन। क्या बना दिया? क्रोमैटिन। अब
इसको जब देखते हैं ना तो ये कैसा दिखाई देता है, जब आप माइक्रोस्कोप से, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखते हो क्रोमेटिन को, तो क्रोमेटिन कैसा दिखाई देता है? क्रोमेटिन थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ना, रेड से बनाते हैं। क्रोमेटिन कैसा दिखाई देता है? देखो क्रोमेटिन आपको ऐसा दिखाई देता है ना, ऐसा लगता है कि मोतियों की माला है, और इसलिए इनका नाम क्या बोला गया? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स मतलब मोती, तो धागे पे मोती लगे हुए, तो कैसा दिखता है? धागे पे मोती लगा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। नहीं कैसा लग रहा है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इतना कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं हुआ। अब सेल डिवीजन होगी और उसमें मेटाफेज आएगा। कौन सा फेज आएगा? मेटाफेज। अच्छा एक बात और जानो, ये जो डीएनए रैप हो रहा है ना, तो एक कॉइलिंग की वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो गया न्यूक्लियोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो एक न्यूक्लियोसोम ये रहा, दूसरा न्यूक्लियोसोम ये रहा। तो ऐसे क्या हो गए? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आ गए। और एक न्यूक्लियोसोम पर जब डीएनए रैप होता है ना, तो वहां अप्रोक्स 200 बेस पेयर आ जाते हैं। बीपी का मतलब बेस पेयर। तो एक कॉइलिंग में क्या होता है? 200 बेस पेयर कवर होते हैं। 200 बेस पेयर, सोचो यानी काफी अच्छा रैप हो रहा है ना। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का साइज काफी अच्छा बड़ा है, पता पड़ा? चलो अब क्या होगा? मेटाफेज आएगा। किसका? सेल डिवीजन का। मेटाफेज किसका? सेल डिवीजन का। और अब क्या होगा? ये जो क्रोमेटिन है ये और ज्यादा कॉम्पैक्टली बाइंड होंगे और क्या बना देंगे? क्रोमोसोम। क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स। तो यहां पे तो देखो आपके हिस्टोन प्रोटीन आ गए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन आ गए। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर कुछ प्रोटीन्स और हैं जो रैपिंग में हेल्प कर रहे हैं। कौन से प्रोटीन है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो यहां पर विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, some non-histone chromosomal प्रोटीन है ना, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NHC आर प्रेजेंट फॉर बाइंडिंग ऑफ या पैकेजिंग ऑफ, फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पता पड़ा? समझ आई ये बात? क्या हुआ? हिस्टोन प्रोटीन तो बाइंड कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आ रहे हैं, है ना। और कौन से है वो? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी NHC। समझ आया? क्या इतनी बात आप बता पाओगे, लिख पाओगे? हाँ हाँ, आगे बता रहा हूं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है ना। अब क्या होगा? ये वाला पार्ट मिटा दूं। देखो अब क्या होता है, ये जो आपका क्रोमोसोम बाइंड हुआ है, ये जो आपका क्रोमोसोम बाइंड हुआ है, तो क्या बन गया? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या होगा ना, कुछ पार्ट, क्रोमोसोम बोल दो, क्रोमेटिन बोल दो, बाइंड तो क्रोमेटिन ही हुआ है ना, और बाइंड हुआ क्रोमोसोम बना है। तो कुछ पार्ट क्या होता है? लाइट स्ट्रेन होता है। लाइट स्ट्रेन मतलब हल्के कलर का। और कुछ पार्ट क्या होता है? डार्क स्ट्रेन होता है, यानी डार्क कलर का होता है। जो लाइट कलर का पार्ट है ना बेटा, उसको बोलते हैं शिवी यू क्रोमेटिन, है ना। और जबकि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। देखो एनसीईआरटी कुछ छूट तो नहीं रही अपनी? हाँ हाँ, कुछ नहीं छूटना चाहिए। अच्छा देखो, यू क्रोमेटिन वाला पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है किसमें? किसमें? अरे पढ़ो उसको, लाइन को क्या लिखा है? ट्रांसक्रिप्शन में। तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा पार्ट यूज होता है? ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा पार्ट होता है? यू क्रोमेटिन पार्ट। यानी क्रोमेटिन का कौन सा पार्ट ट्रांसक्रिप्शन, यानी कौन सा पार्ट डीएनए से एमआरएनए बनाता है? यू क्रोमेटिन वाला, है ना। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है
और यहां पे ये वाला पार्ट नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। बोलो पता चला? तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है? यू क्रोमेटिन वाला पार्ट पार्टिसिपेट करता है। हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनएक्टिव होता है। तो ये वाला पार्ट कैसा है? ये वाला पार्ट है एक्टिव पार्ट। ये वाला पार्ट कैसा पार्ट है? एक्टिव पार्ट। और ये वाला इनएक्टिव पार्ट। ठीक है, पता चला? तो आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए का इनएक्टिव पार्ट क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करता। लेकिन एक्टिव पार्ट कौन सा है? यू क्रोमेटिन, और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। बोलो क्लियर है? तो इनएक्टिव पार्ट कौन सा? हेट्रोक्रोमेटिन। और एक्टिव पार्ट कौन सा? यू क्रोमेटिन। क्लियर है? ये थी कुछ बेसिक चीजें डीएनए के बारे में। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट। कैसे साइंटिस्टों को पता पड़ा? डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले क्या कहा? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो एक बार देखो, इसको मिटा दूं कि ये कहानियां आपको समझ आ रही हैं? क्या आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो? है ना? इंपॉर्टेंट क्या है? हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए, और सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए। चले आगे बढ़े? चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना? तो यही आ जाएगा इतने से पार्ट में, उसको लिखे रहने देते, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो क्या थी स्पेलिंग? GRIFFITH, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने यूज किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस निमोनिया, है ना? इसी से क्या कॉज होता है? निमोनिया, है ना? निमोनिया छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, पता है आपको? निमोनिया में जुकाम हो जाता है, छोटे बच्चे जो है नाक वगैरह बंद हो जाती है ना? सर्दियों के टाइम पे खासकर ज्यादा होता है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी जब नाक बंद हो जाएगी तो, है ना? हाँ, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कल्चर मीडियम में, एक पेट्री डिश है, एक प्लेट सी होती है, एक कटोरी सी होती है छोटी सी, है ना? तो पेट्री डिश पर क्या किया? बैक्टीरिया को ग्रो किया, है ना? तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को क्या किया इन्होंने? ग्रो किया। देखो दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं, है ना? इसको आप कल्चर मीडियम बोल दो, कल्चर मीडियम या कल्चर प्लेट। तो कल्चर मीडियम में इन्होंने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को ग्रो किया। देखो चालू है। देखो जब इन्होंने ग्रो किया ना, तो इनको दो तरह के बैक्टीरिया मिले। क्या आपको लाल और काले बैक्टीरिया दिख रहे हैं? है ना? तो देखो लाल वालों को इन्होंने बोल दिया, हम ऐसे कलर मान लेते हैं ना, लाल वाला जो है वो एस स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन का मतलब स्मूथ है। क्यों स्मूथ है? क्योंकि इन बैक्टीरिया के ऊपर एक म्यूकस की लेयर है ना? हाँ, क्या बोल रहे? ग्लाइको म्यूकस की लेयर है ना? और एस का मतलब ये क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं, एंड स्मूथ है, और शाइन कर रहे हैं। तो एज स्ट्रेन के ऊपर कैसी लेयर है? म्यूकस की। लेकिन जो आर वाले बैक्टीरिया है, क्या आर वाले अच्छे से दिख रहे हैं? थोड़े बड़े कर दूं क्या, ताकि और क्लियर दिख जाए? देखो थोड़े से इनको कर देते हैं डार्क, और थोड़े से बड़े, है ना? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो ये क्या है? आपके आर स्ट्रेन है, यानी आर स्ट्रेन का मतलब ये क्या है? रफ है। रफ का मतलब क्या है? कि इनके ऊपर म्यूकस की लेयर नहीं है, इनके ऊपर म्यूकस की लेयर नहीं है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पकड़ा एक चूहा, ठीक है? हाँ, माइस मतलब चूहा, माइस मतलब चूहिया। हाँ, तो इन्होंने पकड़ी एक चूहिया। देखो इन्होंने एक चूहिया पकड़ी और क्या किया? आर स्ट्रेन को
उस चूहिया के अंदर यानी माइस के अंदर डाला, उस चूहे के अंदर चूहिया के अंदर डाला, है ना। और एस स्ट्रेन को भी दूसरे चूहे के अंदर डाला, माइस के अंदर, MICE तो है। हाँ, देखा जब आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर डाला ना, तो माइस जो था वो जिंदा था, तो माइस लाइव है ना, ठीक है, यानी सरवाइव कर गया। जबकि एस स्ट्रेन डाला ना, तो माइस क्या हो गया, डाई हो गया, है ना, मर गया, चूहा मर गया। तो बोले यार ऐसा क्यों हो रहा है कि एस स्ट्रेन वाले से चूहा मर जा रहा है लेकिन आर स्ट्रेन से चूहा नहीं मर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा इसके ऊपर म्यूकस की लेयर है, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, चूहे की बॉडी के अंदर, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, इसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन म्यूकस की लेयर की वजह से इसको मार नहीं पा रहा। म्यूकस की लेयर प्रोटेक्शन की लेयर है, लेकिन आर में तो कोई म्यूकस की लेयर नहीं है, तो बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम मार दे रहा है, इसलिए आर बेचारा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है ना। लेकिन एस क्या है, चूहे को मार दे रहा है। फिर इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है ना, एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है उसको हीट किल्ड कर देते हैं, यानी उसको हीट करके मार डालते हैं। और मारने के बाद जब इन्होंने इसको चूहे के अंदर डाला, तो अब भैया अगर ये मर गया है तो ये क्या उखाड़ेगा, है ना, खुद मरा हुआ है, निमोनिया कैसे फैलाएगा। और अब की बार चूहा कैसा रह गया, हाँ लाइव, यानी चूहा जिंदा हो गया, मरा जिंदा हुआ नहीं, मतलब जिंदा रह गया, है ना, मरा हुआ जिंदा नहीं हुआ है, वो जिंदा का जिंदा रह गया, ठीक है। लेकिन तीसरी बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है जो हीट किल्ड था, उसको मिक्स किया किसके साथ, आर स्ट्रेन के, हाँ एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया के साथ। एस स्ट्रेन वाला जिंदा है, कुछ नहीं लिख रहा, मतलब जिंदा है ना, क्यों, आर स्ट्रेन, अच्छा हाँ हाँ, तो आर स्ट्रेन वाला जो है, एस स्ट्रेन वाला हीट किल्ड है और आर स्ट्रेन वाला जिंदा है, तो ये मरा हुआ है जिंदा। अब जब इनको मिक्स करके चूहे के अंदर डाला ना, तो इन्होंने क्या सोचा, बोला यार आर स्ट्रेन से तो निमोनिया हो ही नहीं रहा, चूहा मर ही नहीं रहा, और एस स्ट्रेन जब हीट किल्ड था तब भी चूहा नहीं मर रहा, तो मिलाने के बाद भी चूहा नहीं मरेगा। लेकिन इन्होंने क्या देखा, चूहा क्या हो गया, बेचारा मर गया। तो बोले यार ऐसा कैसे हो गया, हीट किल्ड अलग से डाल रहा हूं तो नहीं मर रहा, आर स्ट्रेन अलग से डाल रहा हूं तो नहीं मर रहा, कंबाइन करके डाला तो मर गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो मरे हुए एस से किसके अंदर आ गया, आर के अंदर आ गया, और आर ने क्या की, बीमारी फैला दी। लेकिन ये नहीं पता पड़ा क्या आया, ये नहीं पता चला क्या आया, लेकिन बोला कुछ तो आया, इसलिए क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग, यानी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यानी एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ किसके अंदर आ रहा है, हाँ, यानी एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसके अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर। बोलो पता पड़ा। अब इनके ही एक्सपेरिमेंट को कुछ साइंटिस्ट और थे जिन्होंने दोबारा से देखा। कौन कौन से साइंटिस्ट थे जरा बताओ। हाँ मैं लिख दूं क्या, हाँ, तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे चलो देख लेते हैं। हमारे साइंटिस्ट थे, आपको पता है ना 1928 में ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखना 1928 में, है ना। तो कुछ साइंटिस्ट थे जैसे ओसवाल्ड एवेरी और मैकलॉड एंड मैककार्टी, है ना, एंड मैककार्टी, ये तीनों साइंटिस्ट थे। तो इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इन तीनों साइंटिस्टों ने देखा कि यार ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें से तीनों पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर दिया, यानी इसका प्रोटीन अलग से निकाल दिया, इसका डीएनए अलग से निकाल दिया, और इसका आरएनए भी अलग से, यानी इसके सारे बायोकेमिकल्स को क्या किया, ये सारे क्या बायोकेमिकल ही तो है, तो इसके सारे बायोकेमिकल को अलग कर लिया। और जब अलग करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और चेक किया, तो पता पड़ा भैया प्रोटीन, उससे पहले लोग सोचते थे प्रोटीन ट्रांसफर हो रहे हैं, उससे पहले लोगों को जब
पता नहीं था ना जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग क्या बोलते थे, जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भैया प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो रहा, प्रोटीन एज स्ट्रेन के अंदर, हीट किल्ड के अंदर प्रोटीन वैसा का वैसे ही रखा है, आरएनए वैसा का वैसा रखा हुआ है, कुछ एंजाइम्स है, कुछ एंजाइम्स है जैसे डीएनएस या आरएनएस, है ना, तो कुछ एंजाइम्स है जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीएज, तो एंजाइम यहां पे भी तो है प्रोटीएज। प्रोटीएज कैसा एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और क्या है, और आपका आरएनएस, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनएस, ठीक है, तो आरएनएस है ना, आरएनएस, आरएनएस क्या है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और साथ में कुछ एंजाइम्स भी है ना, प्रोटीएज और आरएनएस। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा प्रोटीन वैसा का वैसे ही रह गया, आरएनए वैसा का वैसा रह गया, प्रोटीएज भी वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है, आरएनएस भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। सिर्फ ट्रांसफर कौन हो रहा है, सिर्फ कौन, डीएनए ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ कौन हो रहा है, डीएनए हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। और तब इन्होंने क्या बोला कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो तब इन तीनों साइंटिस्ट ने एवरी मैकलॉड और मैककार्टी, इन तीनों साइंटिस्ट ने तब क्या बताया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो सबसे पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसने बताया, इन तीनों साइंटिस्ट ने। लेकिन अब भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना, तो उसके लिए और एक्सपेरिमेंट करे गए। उन एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है, हाँ सारे आज पढ़ लोगे क्या, तो उनको कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इतना काफी है आज के लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, पक्का सारा डीएनए क्लियर हो रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर पता चल रहा है। चलो तो आज इतना ही, आप लोग नोट कर लो।